क्या डाउट है, बोलो क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ, एक्चुअली वो छोड़ सकते हैं, नीट वाले लोग वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ एंगल वाला जो होता है ना वो छोड़ दीजिए, नीट वाले लोग छोड़ दीजिए, जेई वाला सिर्फ उनको बना लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे अल्फा गया और ये डेविएट कर गया, तो ये एंगल हुआ ना थीटा, तो इस एंगल से डेविएट करने वाला, एग्जैक्ट इस एंगल से डेविएट करने वाले कितने रे होंगे? एक ही होंगे क्या? इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि स्फेरिकल है, तो वो एंगल हर पॉइंट पर न बनते जाएगा, तो इन्फिनाइट आएगा। तो सेम नंबर ऑफ एक मिनट, तो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ना जो कि सेम एंगल से डेविएट हुए हैं, डेविएटेड बाय सेम एंगल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनके लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला काम करेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन 4 थीटा बाय 2, मतलब साइन थीटा बाय 2 टू द पावर 4 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या समझ में आ गया? सेम नंबर से डेविएट करने वाले एंगल्स की संख्या। तो अगर दो का इंफॉर्मेशन होगा तो हमेशा उसको रेशियो लेके आप बना लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं जानना, इतना जान के काफी है, वो भी जेई वाले लोग, नीट वाले लोगों के लिए यूजफुल नहीं। और किसी को कोई और कुछ है पूछना, बता दो। 16 नंबर क्वेश्चन, उसके नीचे में जो चार्ट बना हुआ है, चार्ट जो बनी हुई है, तो चार्ट तो पिछले क्लास पढ़ा दिया ना आपको, उसमें वही है ना कि मास क्या है। ब्लैंक था 16 नंबर में, कुछ नहीं था, मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, बस डाटा दिया हुआ है, वो याद करना है। दिखाओ, ब्लैंक है क्या? क्या बोल रही हो? अच्छा उसको बोलने दो ना, उसको बोलने क्यों नहीं देती हो? अभी तो डॉक्टर बनी नहीं, उससे पहले इंजीनियर को चुप करा रही हो। बन जाओगी उसके बाद तो कौन बनू? अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन आया नहीं है राजीव जी? अच्छा आप लोग वाले का है, हाँ तो यही चार्ट ही है, लेकिन क्वेश्चन होगा 16 नंबर में। हाँ नहीं, वो याद करने के लिए दिया था, लेकिन वो तो पढ़ा ही दिया था ना। अल्फा की पेनिट्रेशन अल्फा बीटा गामा में किसकी सबसे ज्यादा होती है? गामा की, फिर बीटा की, और तब अल्फा की। ठीक है, और नहीं ना किसी का कुछ? चलो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये तो गलत ले लेगा रे भाई। सही ले लो। ठीक, किसने दिया था? बोर ने। कब? 1913 में, 1913 में, 1913। तो जस्ट अभी कौन सा मॉडल इससे पहले हुआ है? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के बाद बोर ने मॉडल दिया है। इस मॉडल में आप लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, ऐसा माना जाता है, यही है ना? बोलो। इलेक्ट्रॉन इज assumed to be revolving on a circular path with quantized angular momentum value। अच्छे से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज्ड वैल्यू के साथ।
मतलब बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये r दूरी पर है और यहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो v स्पीड है। तो जो इसकी एंगुलर मोमेंटम बनेगी वो कितनी बनेगी पहले बताइए। सर्कुलर पाथ पर जब कोई रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? अगर मैंने L से लिखा तो क्या होती है? mvr। क्या होती है? तो m यहां पर किसका है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? उस सर्कल का रेडियस है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये कहना है बोर्ड का, ये nh/2π है। nh/2π। ध्यान से देखिएगा, मतलब क्वांटाइज्ड है। किसके मल्टीपल में है? n के मल्टीपल में। n इज व्हाट? इंटीजर नंबर। तो कोई भी क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी अगर क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ लोग? इसका मतलब हुआ वो फंक्शन है n का, इंटीजर नंबर का। क्लियर हुआ? मतलब हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो n स्क्वायर, नहीं समझे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन n के फंक्शन में, स्क्वायर रूट ऑफ n, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके फंक्शन में हो? n के फंक्शन में। तब उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। जैसे चार्ज एक क्वांटाइज प्रॉपर्टी है ना। कैसे? चार्ज या तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होगी, ई होगी, या नहीं तो 2e होगी या 3 होगी। क्या चार्ज बिना किसी हिसाब किताब के बढ़ रहा है? नहीं, जब भी वो बढ़ेगा तो क्वांटाइज्ड वे में ही बढ़ेगा। 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसा चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। मास क्वांटाइज्ड है कि नहीं है? नहीं, मास क्वांटाइज नहीं है, मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो इंटीजर नंबर के पैटर्न पर जाता है, हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइज प्रॉपर्टी। एनीवेज, तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। दिस इज कॉल्ड बोर्स थियरी। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहां पर h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड की जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, नॉट पर सेकंड। 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा इसने बोला कि सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त है कि उस पाथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो जितने टाइम्स होंगे वही क्या कहलाएगा? ऑर्बिट नंबर। वही क्या कहलाएगा? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है, मतलब ऑर्बिट नंबर भी एक ट्रेजेडिकल चीज हो गई। मतलब पहले सोचने से क्या लगता है, 9th-10th में जो हम लोगों ने पढ़ा, अरे ऑर्बिट नंबर क्या है? ऑर्बिट नंबर तो वही सेल हुआ ना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। जी नहीं, ऑर्बिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑर्बिट नंबर हो गई mvr इंटू 2π/h। ऑर्बिट नंबर क्या हो गई? mvr इंटू 2π/h। ये ऑर्बिट नंबर हो गई। जो सोचने से लगता है कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसकी भी एक डेफिनेशन हो गई। ऑर्बिट नंबर वो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट है, वो इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, वो कोफिशिएंट है, वो टाइम्स है, वो फैक्टर है जो h/2 में मल्टीप्लाई होके उसको किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या बना देता है? एंगुलर मोमेंटम बना देता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो लोग नहीं समझते हैं एक बार देख लीजिए। आप 9th-10th में पढ़ते हो, दो मोमेंटम होता है। अगर हमारा m मास है और v स्पीड है तो आप लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और लीनियर मोमेंटम के लिए क्या लिखते हैं? इसको p से लिखते हो, तो p इक्वल्स टू m इंटू v। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी सर्कुलर पाथ पे अगर रिवॉल्व कर रहे हैं और इस बार वो इसी v स्पीड से कर रहे हैं, और वही आपका m मास है, मान लेता हूं वही m मास है और v स्पीड से कर रहे हैं, और इस बार अगर r दूरी पर है, तब लीनियर की जगह आप क्या डिफाइन करते हैं?
एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम के लिए आप एल से इसको रिप्रेजेंट करते हो और ये क्या लिखते हो, m इंटू वी इंटू आर। तो बोर साहब ने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन को यही माना है, यही माना है ना कि वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। शेल स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, तो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब रुकी हुई ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बोर ने दिया। नहीं, रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को गलत साबित करके ये इंट्रोड्यूस हुआ। रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr बराबर nh/2 पाई जैसी कोई कैलकुलेशन, उन्होंने सिंपली क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा। तो बोर ने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो उसको खींच लेगा, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी वो लूज करते करते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज ऐसी चीज है जो इसको न्यूक्लियस में गिरने, तो अगर गिरने नहीं दे रहा है तो इसके लिए इन्होंने 2 पॉइंट लगाया, 2 थियरी लगाई। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाई mv²/r। ये फिजिक्स के एंगुलर मोमेंटम की लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या? 2 मिनट के लिए क्लास रुक गई थी। रुक गई थी पूरी? सर आप विजिबल नहीं थे। क्या तनिषा, पूरी रुक गई थी क्लास? नो सर, नहीं सर आप विजिबल नहीं थे। अच्छा, मैं विजिबल नहीं था, आवाज जा रही थी बट नहीं सर वॉइस भी नहीं जा रही थी। ये क्या हो गया? हाँ, नहीं वो तो क्लास से पहले गए थे, ये 2 मिनट के लिए बोल रही है अभी बीच में। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आ जाओ, देखो बढ़िया से सीखो। हमने बोला कि बोर ने जो इंट्रोड्यूस किया है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस, बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखते हम लोग, समझने वाली चीज है, समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसने रदरफोर्ड के मॉडल में खामी ढूंढी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक क्या ढूंढा? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, ये रदरफोर्ड का ही बोला हुआ था। बट बोर ने बोला कि अगर ऑर्बिट में वो घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे न्यूक्लियस अपने कैप्चर मिलेगा और एनर्जी लूज करता हुआ वो अंदर गिर जाएगा। और भी इसमें मैक्सवेल का भी थियरी उसने लगाया है और भी चीजों को जोड़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है वो तो एनर्जी इमिट करती। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन है तो वो एनर्जी इमिट कर सकती है। तो न्यूक्लियस का कैप्चर बढ़ता जाएगा, ये एनर्जी छोड़ता जाएगा, एक समय में वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाए। तो ये ड्रॉबैक ढूंढ करके उसने अपना एक नया मॉडल शुरू किया। तो नए मॉडल में उन्होंने सर्कुलर मोशन दिया। सर्कुलर मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा। अब ये सर्कुलर मोशन में 2 पॉइंट उन्होंने रखा जो रदरफोर्ड से डिफरेंट थी, जो रदरफोर्ड ने नहीं, कुछ इस लाइन में उसने काम ही नहीं करा। पहली बात उसने क्या रखा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी दी। क्या वो है, mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में चल रही है तो एंगुलर मोमेंटम नाम की एक प्रॉपर्टी होती है mvr। उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी इक्वल होगी किसके, nh/2 पाई। यहीं से जो n की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, ऑर्बिट नंबर, क्या होगी। और इन्होंने दूसरा एक पॉइंट क्या दिया, सर्कुलर मोशन के लिए जो एक रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको इन्होंने साथ में जोड़ा। सर्कुलर मोशन के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है v स्पीड से, तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स काउंटर बैलेंस होता है किसके द्वारा, mv²/r के द्वारा। ये फिजिक्स की कॉमन सी लॉ है सर्कुलर मोशन के लिए थियरी। तो 2 चीजें इन्होंने बस यूज करी, एक अपना क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये वाला, और दूसरी चीज जो कॉमन फिजिक्स की चीज है कि सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन है तो एंगुलर मोमेंटम सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस। और इन दोनों को कंबाइन करके पूरी की पूरी बोर थियरी खड़ा की, जो हम लोग आगे करने वाले यूज उसको। तो बोर की ये एक खासियत है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पहले ये वाला पॉइंट समझ गए। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। सुने हो, इसको हम लोग जनरली किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। कई बार ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है,
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? बोलो। डिग्री ऑफ, नहीं फॉर्मूला में नहीं पूछ रहा हूं। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है कि पर सेकेंड आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो है पर सेकेंड आप एंगल कितना चेंज कर रहे हैं, एंगल कितना चेंज कर रहे हैं। तो पर सेकेंड आप कितना एंगल चेंज कर रहे हैं वो डेफिनेटली सबसे पहले डिपेंड करेगा किस पर? स्पीड पर, आपकी स्पीड पर। स्पीड ज्यादा है तो आप एंगल क्या करेंगे? ज्यादा चेंज करेंगे। स्पीड कम है तो एंगल कम चेंज करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सुने हो ना, यही फॉर्मूला है। लीनियर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आर जो है वो सर्कुलर मोशन का क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो कभी अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो v बाय आर कर लोगे, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर। तो ये यूज करनी होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन में लगेगा। तो खैर ये मैंने बता दिया कि अगर किन्हीं को लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा कम आइडिया हो तो वो यहां से समझ सकते हैं। अब वापिस आते हैं हम लोग बोर मॉडल पे। तो इन्होंने क्या बोला है कि सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा और वो सर्कुलर पाथ पे ही घूमता रहेगा क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या है? आप एक सर्कुलर पाथ पर आर कभी बदल नहीं सकते हैं। एक सर्कुलर पाथ पर रहेगा तो आर बदलेगा क्या? उस सर्कुलर पाथ पर v आपकी एक ही रहेगी। चूंकि आर नहीं बदल रहा है तो स्पीड भी क्या रहेगी? एक ही रहेगी। अगर आर नहीं बदल रही है तो स्पीड भी क्या रहेगी? एक ही रहेगी। तो बहुत क्लियर सी बात हो गई, m कांस्टेंट है ही, ये तीनों एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? NH/2 पाई, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट और n की भी एक ही वैल्यू ली जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या बोला है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर बोर थियरी शॉर्ट में बोलना हो, व्हाट इज बोर थियरी बोलोगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, mvr इक्वल्स टू h/2 पाई। बोर थियरी शॉर्ट में यही। बोर ने इसी दो चीज को, एक ये और एक कौन वाला, सर्कुलर मोशन का जो बेसिक थियरी है, इस दो चीज को यूज करके क्या किया हुआ है? क्या किया है? पूरी की पूरी बोर थियरी उस पर खड़ी की हुई, मतलब पूरे सारे कैलकुलेशंस उसी पर खड़े हैं। तो चलो हम लोग उधर पहुंच रहे हैं। क्या तनिषा समझ रहे हो बेटा? तुम 11th में, इसलिए मुझे बार बार पूछना अच्छे से ना। ठीक है, डाउट होगा बेटा तो टोकना, ये नहीं कि आगे चला जाऊं फिर बोलना। उसी समय माइक अनम्यूट करके खुद को और तुरंत बोलना कि सर ये वाली चीज को फिर से समझा दोगे, ठीक है? एक बार फिर से बोलो। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट इनके हिसाब से, किनके हिसाब से? बोर के हिसाब से। किसमें पॉसिबल नहीं था कि कांस्टेंट रहे? रदरफोर्ड में, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा कोई क्वांटाइजेशन वाली बातें नहीं की थी। उनका कहना था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो न्यूक्लियस उसको क्लोज लाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या आ जाएगी? फोर्स। फोर्स आएगी तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब चार्ज पार्टिकल में आया तो वो एनर्जी क्या कर सकता है? रेडिएट, इमिट कर सकता है। जब एनर्जी छोड़ते जाएगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी और वो न्यूक्लियस के द्वारा ग्रैब कर लिया जाएगा। तो ये बोर मॉडल, बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ढूंढा है? ये ड्रॉबैक, खामी ढूंढी है। ये ऐसा बोर ने नहीं कहा। तो इन्होंने क्या बोला कि वो गिरे नहीं, इसके लिए दो कंडीशन डाला। एक कि आपकी स्पीड क्या रहेगी? सेम, और डिस्टेंस भी क्या रहेगी? सेम, तभी आप नहीं गिरेंगे। तो एक टर्म वहां क्या डिफाइन हुआ है? एंगुलर मोमेंटम। अब आपकी ये वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए? सेम। तो एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करा इन्होंने किससे? h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से। यहां पर n क्या है बेटा? ऑर्बिट नंबर। मतलब एक ऑर्बिट नंबर कोई आम चीज नहीं है, इसकी भी एक क्या है? डेफिनेशन। An orbit number could be defined as it is the times, it is the multiplying coefficient, it is the multiplying factor by which h/2 pi becomes equal to angular momentum of revolving electron around the nucleus on a circular path. नहीं हुआ? एक ऑर्बिट नंबर क्या है? एक फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट है, जो h/2 पाई को क्या करता है? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल कर देता है। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट,
लेट फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छे से सुनोगे। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो एंगुलर मोमेंटम L1 आराम से इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1 इंटू एच बाय इंटीग्रल मल्टीपल होना, फ्रैक्शनल नहीं, h बाय 2 पाई। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर मैंने इसी को क्या बोलते हो आप, के सेल, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोला? अगर आपने सेकंड ऑर्बिट लिया n इक्वल्स टू 2, इसको क्या बोलते हो एल सेल। इस बार एंगुलर मोमेंटम L2 इक्वल्स टू 2 इंटू h बाय 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं। क्लियर हो गया अच्छे से? इस तरह से बढ़ेगा। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये आपने पहला सेल ड्रॉ किया और ये आपने दूसरा सेल ड्रॉ किया। मान लो कि ये कोई एक nवां सेल है, मुझे नहीं पता है, मैंने बोल दिया कोई nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, ठीक है, ये वाली। मुझे ये बताओ क्या सभी ऑर्बिट का रेडियस सेम है या अलग अलग? अलग अलग। मतलब r की वैल्यू बदलेगी, बदलेगी ना। और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम होगी या अलग अलग? अलग अलग होगी। यहां पर v1 स्पीड है, यहां v2 स्पीड है, यहां पर v3 या vn स्पीड है। बोलो, अगर ये nth ऑर्बिट है तो rn लिख दिया, कोई दिक्कत है? बोलो। यहां पर मैंने लिख दिया rn, nवीं ऑर्बिट है rn। स्पीड क्यों अलग होगी? सिंपल सी बात है, स्पीड फोर्स पर डिपेंड करेगी और फोर्स हर बार क्या होगा, बदलेगा। नजदीक में फोर्स ज्यादा है और दूर में जाने पर फोर्स कम होगी। तो आप जरा देखिए, एंगुलर मोमेंटम में mvr में m क्या रहेगा हर बार कांस्टेंट, लेकिन v क्या होगा, बदलेगा। और rv क्या हो सकती है, बदल सकती है। कब? जब ऑर्बिट बदलेंगे। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इंटू h बाय 2 पाई। बोलो, यही होगा ना जी। तो ये एंगुलर मोमेंटम nh बाय 2 पाई मतलब क्वांटाइज्ड है, h बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में क्वांटाइज्ड है। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि अ सर्कुलर पाथ इज एसोसिएटेड विथ 3.5 h by pi, can electron revolve here? Yes sir। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व? नो। No, sir. हाँ, होगा, क्योंकि अपना प्रिंस कभी गलत नहीं बोल सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस बार जो है वो होगी ऑर्बिट। मैंने h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बोला, ये h बाय पाई है, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको 7h बाय 2 पाई लिखोगे, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ऑर्बिट यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो अब ये बताइए, मतलब हर पाथ में एक सर्कुलर पाथ में एक क्या है आपका डिफाइंड एंगुलर मोमेंटम। यहां के लिए क्या एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है, h बाय 2 पाई। सेकंड के लिए क्या, h बाय पाई। थर्ड के लिए क्या, 1.5 h बाय पाई, 3h बाय 2 पाई। फोर्थ के लिए क्या, फिर 2h बाय पाई। फिफ्थ के लिए 2.5 h बाय पाई। ये क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, बढ़िया से देखा जाए। अब अगर मैं बोलूं कि ये बीच वाले स्पेस में यहां पर इलेक्ट्रॉन कभी आएगा या नहीं आएगा, ये जो बीच वाला स्पेस है, यहां पर इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा, ये वाला आएगा या नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा, नहीं आ सकता, कभी नहीं, बोर के हिसाब से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बोर ने बोला है आप ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहां के बाद यही ऑर्बिट है, बीच में ऑर्बिट, तो इस बीच स्पेस वाले में यहां पर रेस्ट्रिक्टेड अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट्रिक्टेड अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ
क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ, इस स्पेस में वो क्या नहीं फॉलो कर पा रहा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं करेगा, तो उस बीच में इलेक्ट्रॉन किसके हिसाब से नहीं जाएगा, बोर के हिसाब से। वो जब भी रहेगा तो एक सर्कुलर पाथ पे रहेगा। वैसे आएगा या नहीं? वैसे आएगा या नहीं, तो आपने तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वहां किसी सर्कुलर पाथ पे होता है? नहीं, वो डिलोकलाइज करता है, तो डिलोकलाइज करता है तो कहीं भी आ सकता, जा सकता। लेकिन ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में भी एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? उस नोड में भी ये चीजें होती है कि उस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, लेकिन ऐसा भी कि नहीं जाता है, उनके जाने की प्रोबेबिलिटी वहां काफी कम होती है। तो बोर ने इसीलिए तो उस थियरी से अपनी थियरी को मिला दिया आगे चल के, जब इसका थियरी फेल हुआ तो मिला दिया उसने। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बोर की खूबी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी हम लोग बस मोदी 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 जी की खूबी ढूंढ रहे हैं, हम ही का टाइम आएगा, अभी खूबी ढूंढ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, बस बन ही गया, ये बैच खत्म होगा बन जाएगा। नहीं अंकुर, हाँ ठीक है। पिछला क्लास कहाँ थे? तो ऑनलाइन किए थे? उससे पिछले एक दिन तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एब्सेंट थे? अच्छा, ऑनलाइन किए थे, अच्छा ठीक, पहले क्लियर हुआ। अच्छा, इस बीच में कितने सर्कुलर पाथ होंगे कि एक भी नहीं? इस बीच में ये जो स्पेस है, इसमें कितने सर्कुलर पाथ बनेंगे? इनफिनाइट। ऑर्बिट कितने होंगे? एक भी नहीं। पाथ कितने होंगे? इनफिनाइट। ये बात कितने लोग को समझ में आ गई? हाथ उठाइए। नहीं आया छोटू? नहीं आया? अरे इस बीच देखो, ऑर्बिट ये है और उसके बाद ये है। अब तुम इसमें सर्कुलर पाथ जितना बनाना उतना बनाओ ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। तो क्या सारा सर्कुलर पाथ को मैं बोल दूं कि ऑर्बिट है? नहीं बोल सकता हूं। सारा ऑर्बिट जरूर क्या है? सर्कुलर पाथ है, लेकिन सारा सर्कुलर पाथ ऑर्बिट नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो जरा, आया समझ में? दिव्या, तनिषा, सेजल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। लड़की लोग ज्यादा ठीक है। किस मामले में? सब ऐप से, हर मामले में। पहले मामला तो सुन लो, खून चूसने में चुड़ैल हो ना। तारीफ क्या की कि सर पे बैठ गई। अभी देखो आज की क्लास में मैं लेट हो गया, जैसे भी डिस्टर्ब हो, तो सब एब्सेंट है, सब एब्सेंट है। ये 4 प्रेजेंट है सिर्फ, चारों लड़कियां ही। देखो सनी क्या कर रहा है, देखो मैंने नहीं बोला, सनी बोला सर इन लोगों को कोई काम नहीं है। मैंने कहा बोला? उसने बोला, अभी पीछे से बड़बड़ाया है, सर लोगों को कोई काम नहीं इसलिए आ जाती है। पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। वाह, क्या रे, क्या है तू लोग रे? हम लोग की तो बेटा कोई पूछ ही नहीं है, बताओ। तुम ये सोच रहे हो सर आपके बारे में थोड़ी नहीं कर रही बेटा, मैं, मेरा भी घर में वही हाल है, हम लोग की कोई पूछ ही नहीं है। देखो ध्यान दो, तो मैंने बोला कि ये जो सर्कुलर पाथ है, यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये जो बीच का स्पेस है, बोर्ड के हिसाब से यहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता, भले ही उस रीजन में, उस क्षेत्र में हम सर्कुलर पाथ इनफिनाइट ड्रॉ कर ले, लेकिन किसी पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, मतलब ऑर्बिट 0 है। तो सारे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट होंगे या नहीं होंगे? सारे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। सारे ऑर्बिट सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आइए, अब हमने बोला बोर कैलकुलेटेड ऑर्बिट रेडियस आर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट v। बोलो फिर से छोटू। हाँ
सारा रेडियस आप नहीं चेंज कर सकते ना। आपका ये कहना है कि सर मैं रेडियस को कम कर दूंगा और स्पीड को मैं बढ़ा दूंगा, मतलब प्रोसेस को आप मैकेनिकल यूज कर रहे हैं। नहीं कर सकते ना सर्कुलर मोशन में। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन, और वो उसी एनर्जी क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगा। मतलब मैं या तो 2 ही जूल रखूंगा या 4 ही जूल रखूंगा। तो तुम स्पीड और सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड और रेडियस के बीच ऐसा मैनेज करके मैं 3 जूल कर दूं उसको, ठीक है, या मैं 4 मेंटेन करूं और V और R को, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर में कर सकते हैं और हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में किया भी है, ठीक है। आइए, तो बोर calculated orbit radius, speed of electron in orbit, energy of orbit En, and many other useful properties by considering। बोर ने 2 ही चीज बस कंसिडर किया और उसी से सब कुछ कैलकुलेट किया। क्या थी वो 2 चीजें? पहली चीज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 2 ही चीज को बोर ने यूज किया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, बोलो? L मतलब mvr इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज इन्होंने क्या की है, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड। उसको काउंटर बैलेंस करेगा कौन जी? mv²/r। यही रिक्वायर्ड कंडीशन है किसके लिए? किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन। बस इसी 2 चीज को बोर ने यूज किया है और इसी 2 को यूज करके उन्होंने कैलकुलेट किया हर चीज को, चाहे वो कैलकुलेशन हो रेडियस की, चाहे वो स्पीड की, चाहे वो एनर्जी की, चाहे वो टाइम पीरियड की, चाहे वो फ्रीक्वेंसी की, बहुत सारी चीजें हैं। सारे प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन इसी 2 चीज को यूज करके उसने करा है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाई mv²/r। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ऑनलाइन में बोल लो पहले, कोई कंफ्यूजन इसमें? और इस तरह से 10 सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नाउ स्टेशनरी ऑर्बिट ना, ऑर्बिट नहीं, क्या बोलेंगे हम? मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं सफिशिएंट एनर्जी दे करके या ले करके। हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो उस ऑर्बिट को मेंटेन करेगा। और आगे वो भी लाइन को हम लोग और अच्छे से इलैबोरेट करने वाले। तो 2 चीजें पर ही बात बन रही है। अब आते हैं हम लोग बोर के कैलकुलेशन पे, आ जाइए। बोर्स कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से सीखोगे, खास करके जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो। सर्कुलर मोशन में आप सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। आ जाइए, एटम में ये जो ऑर्बिट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे ऑर्बिट बहुत दूर है। क्या ये समझ में आ रहा है? yes, भले ही हम लोग बनाने के लिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इससे क्या फील आता है? पास है। लेकिन ये पास है या नहीं है? नहीं। इसके और इसके बीच की दूरी कम है या बहुत ज्यादा है? सारे ऑर्बिट वहीं पे हैं। क्या जी? देख लो, जैसे मैं दूसरा ऑर्बिट बना रहा हूं तो वो भी यहीं पे है। और आपने पढ़ा कि ये बहुत ही ज्यादा दूर है, कोई और ऑर्बिट बनानी है, सब वहीं पे है।
इलेक्ट्रॉन की रेडियस 10⁻⁻10 ना, इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या है 10⁻⁻10 है। चाहे आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना ऑर्बिट बनाना है सब वहीं के आसपास, सारे ऑर्बिट्स यहीं पर, और यहां से हमारी दूरी उसकी बहुत ज्यादा है या कम है, बहुत ज्यादा। ये दूरी कितनी है 10⁻10 मीटर, और इसके अंदर का रेडियस क्या है 15 मीटर। हम लोग बना इस तरह से ले आगे भी, लेकिन ये दिमाग से नहीं निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस लार्जली सेपरेटेड होता है। तो चाहे कितना भी गलत पिक्चर ड्रॉ करे, दिमाग में पिक्चर सही चलनी चाहिए। इसी में सारे ऑर्बिटन बेटा के, एल, एम, एन, इसी तरीके से ना ओ ऐसे चलेगा हमारा। ठीक है, अब आइए, तो क्या बोला गया है कि बोर ने कैलकुलेट किया है सेंट्रिपिटल फोर्स को कि वो काउंटर बैलेंस होगा किससे, ये लो, चलो गोल बना देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन आई किस स्पीड से चल रही है, v, मास me, और डिस्टेंस क्या लिया r। तो मोशन कैसा है ये, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ना, आराम से सुनिए। तो एंगुलर मोमेंटम की थियरी कहती है, वो उस पर बाद में जाते हैं, पहले सेंट्रिपिटल फोर्स का। इस बार जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है Fc लिखा मैंने, Fc इज व्हाट, Fc इज नॉट कूलम्बिक, Fc रिप्रेजेंट सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या सेंट्रिपिटल फोर्स मास के कारण है, नहीं, मास के कारण है नहीं। जैसे सन के चारों ओर अगर अर्थ रिवॉल्व करती है तो यहां भी एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, नहीं है जी। अगर सेंटर पर ये सन है और ये यहां पर अर्थ है, अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो यहां का जो सेंट्रिपिटल फोर्स है Fc, ये Fc क्या है, कौन सा, चार्ज की वजह से कि मास की वजह से, अर्थ और सन के बीच का जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, जो सन खींच रहा है अर्थ को अपनी तरफ, ये चार्ज की वजह से कि मास की वजह से, मास की वजह से। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वहां पर ग्रेविटी हमारी काम नहीं करेगी, सन की काम करेगी। तो ये जो होता है इसी को आप क्या बोलते हो, Gmm/r² बोलते हो ना। तो ये तो मास के कारण है सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या तनिषा ये समझ में आया बेटा, पक्का ना, ठीक है। लेकिन यहां का जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो मास के कारण नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम वहां ले जाके नहीं लगा सकते। ये सेंट्रिपिटल फोर्स है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाले फोर्स को आप क्या बोलोगे, दैट इज कूलम्बिक फोर्स। क्या बोलोगे बेटा, कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, मैं भूल जा रहा हूं तनिषा बेटा, तुम आज पापा से मेरे को एक बार बात करवा देना और तुम भी मेरे से एक बार बात कर लेना, ठीक है। कई दिन मैंने सोचा था तुम 11th में हो तो तुम्हारे लिए कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी है, मैं आपके पेरेंट्स से डिस्कस कर लूंगा। तो मैंने बोला बेटा कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है यहाँ चार्ज पार्टिकल के कारण है, और वो कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने कई बार किया हुआ है, इसीलिए मैंने रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा न्यूमेरिकल कराया उसमें, मतलब बोला कि आप करें, और मैंने भी किया उसमें कि थोड़ा सा यहां पर आपका हाथ साफ रहे। कूलम्बिक फोर्स F कूलम्बिक, बढ़िया से देखिएगा, F कूलम्बिक का फॉर्मूला क्या लिखते हो बेटा, K Q1 Q2 बाय क्या, बहुत बार यूज भी ये चीजें। यहां पर एक चार्ज है Q1 और दूसरी चार्ज है Q2, प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा वो कूलम्बिक फोर्स क्या है, फॉर्मूला
Q1 Q2 by 4 pi epsilon नॉट R स्क्वायर, जहां पर 1 by 4 pi epsilon नॉट को क्या बोलते हो? K बोलते हो ना। और उसकी SI यूनिट वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 to the power 9। 1 by 4 pi epsilon नॉट को क्या बोलते हो? K। और इसकी SI यूनिट 9 into 10 to the power 9। मैंने बोला बस इतना याद रखो कि SI यूनिट, बाकी तो धीरे धीरे जान ही जाओ एग्जैक्ट क्या है न्यूटन के टर्म। पहले क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मेरा सर्कुलर मोशन की अपनी थियरी है, जो बोर ने दो चीजें यूज करी है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरी थियरी उसने यूज की है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाय mv स्क्वायर बाय r। तो पहले इसीलिए मैं क्या पढ़ रहा हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है अपकेंद्रीय बल। जब किसी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होती है तो अंदर की तरफ जो लगने वाली अपकेंद्रीय बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अभी मेरा बोर मॉडल में ये फोर्स इज कंप्लीटली कुलम्बिक। FC इज व्हाट? एफ कुलम्बिक या एफ सेंट्रीपिटल? क्या है FC? एफ सेंट्रीपिटल। तो एफ सेंट्रीपिटल जो अभी क्या है वो कुलम्बिक है, क्योंकि वो चार्ज के कारण है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और वहां पर, और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण, नॉर्मल चार्ज के कारण फोर्स लिखते हो तो क्या लिखते हो? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हालांकि चार्ज का नेचर बदले तो फोर्स का फॉर्मूला बदल जाता है। जैसे अगर दोनों आयन और एक डायपोल हो जाए या दोनों डायपोल हो जाए, तो मैं अभी उधर ले जाके आपको नहीं जा रहा हूं। फिजिक्स में आपने Kp बाय R क्यूब पढ़ा भी होगा, तो अभी उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग सिंपल चार्ज ले रहे हैं। अब आइए, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यही ना हो गया, यही हो गया ना जी। इसका मतलब है आप बोलोगे कि सर FC बराबर सेंट्रीपिटल, FC बराबर F कोलंबिक, और बराबर K Q1 Q2 अब बाय R स्क्वायर। बोलो, ये तब हो पाएगा बेटा जब मेरा पॉइंट चार्ज एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो। जब मेरा पॉइंट चार्ज एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब Q1 एक जगह पर एक चार्ज हो, Q2 एक जगह पर एक चार्ज हो। क्या क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला तभी लिखते हो ना जब दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच का फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए और यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज। अगर ये चार्ज का बल्क है तो उस केस में फिजिक्स में तब आप और थोड़ा डीपली जाते हैं कि तब हम लोग R कहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मेरा वो सब कैलकुलेशन एरिया नहीं है, सिंपल सा एरिया है कि दोनों क्या है, एक अपने आप में पॉइंट चार्ज है। तो जरा सोचो, मैंने एटम जो लिया है, तो एटम में आपने यहां पे क्या लिया? इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज। यहां पे क्या लिया? न्यूक्लियस, एक चार्ज। बहुत सही है, लेकिन ऐसा तो तभी ना पॉसिबल होगा जब वो एटम हाइड्रोजन होगा। ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब वो एटम, अगर एटम हाइड्रोजन की जगह हीलियम हो गई तो इलेक्ट्रॉन एक हो गए या दो हो गए? और जब इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे तब क्या ये फॉर्मूला आप लगा पाएंगे? क्योंकि वो दोनों से इलेक्ट्रॉन सेम जगह होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आप ऑर्बिट में डिफाइन कर रहे हैं तो अलग अलग जगह होगा। तो उस केस में अब जो मेरा फोर्स होगा वो कैलकुलेट करना पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर मोमेंट पर डिस्टेंस बदल रहा है। समझ रहे हो? मतलब अपने से खुद से आपस से भी दूरी बदल रही है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? रिपल्सन। तो अब मेरा एक ही फोर्स नहीं है कि न्यूक्लियस खींच रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, इसे भी न्यूक्लियस खींच रहा है, इसे भी न्यूक्लियस खींच रहा है, ये दोनों रिपेल कर रहा है। तो इस समय में इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कैलकुलेशन पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? इसलिए बोर साहब ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट किया, अपनी थियरी में रेस्ट्रिक्शन लाया। क्या लाया? कि सारे कैलकुलेशन को उन्होंने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, वन इलेक्ट्रॉन एटम पर लागू किया। बोर थियरी सोडियम एटम पर लागू नहीं हो सकती, हीलियम एटम पर लागू नहीं हो सकती है, लिथियम एटम पर लागू नहीं हो सकती। वो सिर्फ और सिर्फ किस एटम पर लागू हो सकती है? हाइड्रोजन पे। आप बोलोगे कि सर मुझे बेरिलियम एटम पे लागू करनी है, तो बोर बोलेंगे करो, लेकिन दो पॉइंट चार्ज ही होने चाहिए सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। तो ये तब होगा जब बेरिलियम से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो।
कितना निकाल दो, क्योंकि 3 जैसे ही आपने निकाला तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तब 2 पॉइंट चार्ज हो गया। सर मुझे कैल्शियम पे लगानी है, 19 निकाल दो। सोडियम पे लगानी है, 10 निकाल दो। क्या ये समझ में आया ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों को? सर फिर सबका न्यूक्लियस हाँ, न्यूक्लियस चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1, ताकि फोर्स को कैलकुलेट किया जा सके। तो ये बातें समझ क्या आया सभी को? जारा, दिव्या, तनिषा, गुड। तो ये मैं लिख रहा हूं कैलकुलेटेड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस separated by r distance। तो मैंने इस तरह से बोला, सो बोर्स कैलकुलेशन इज restricted to, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर का कैलकुलेशन रेस्ट्रिक्ट है कितने पर, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर सिर्फ, मतलब हाइड्रोजन एटम पर, या नहीं तो He+ पर, Li2+ पर, Be3+ पर, आयंस पे। क्या आया समझ में? तो बोर का कैलकुलेशन सिर्फ वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है। अब आ जाइए नाउ, अब हमने यहां पे लिखा कि बोर्स कैलकुलेशन ऑफ किसका, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब आ जाइए, अब 2 बातें हैं। बोर्स कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। क्लियर है? वो सेंट्रिपिटल फोर्स था, अब सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स है कोई भी m ऑब्जेक्ट का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस से, v स्पीड है, तो अब Fc सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाई, बोलो, काउंटर बैलेंस्ड बाई, सॉरी, mv² बाई r। बोलो कोई दिक्कत है जी? तो अब क्या करोगे आप बेटा, F सेंट्रिपिटल तो F कूलम्बिक थी, और आपने क्या पढ़ा, F कूलम्बिक क्या है, K Q1 Q2 अब बाई r² इक्वल्स टू mv² बाई r। अब ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है। बस मैंने बोला इसको, और साथ में एक चीज क्वांटाइजेशन क्या थी, mvr इक्वल्स टू nh/2π। इसको सिर्फ 2 ही चीज को यूज करा है किसने, बोर ने, इसे और इसे, और इसी को यूज करके क्या निकाला, सारी चीजें मतलब R, V, E, T, बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ क्या जी, N एंड Z, इन टर्म्स ऑफ N एंड N क्या है, ऑर्बिट नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। क्योंकि Q1 की वैल्यू क्या आएगी यहां, Ze, और Q2 की वैल्यू क्या आएगी, E। अच्छे से देख लो, मैंने बोला ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन He+ भी तो हो सकता है, Li पर 2+ भी तो हो सकता है, Be पर 3+ भी तो हो सकता है। तो अगर बार बार आप बदलेंगे, समझ रहे हो, तो Q1 Q2 में से कौन बदलेगा, दिस इज Q2 नहीं Q1, और दिस इज Q2, बोलो कौन बदलेगा, Q1 या Q2? ऑनलाइन से सर लाभ हो रहा है बहुत ज्यादा। सभी लोग का। नो सर। एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर लीजिए। Q1 Q2 में से कौन बदल रहा है बार बार एटम बदलने से, Q1 Q1।
Q1 Q1 इज न्यूक्लियस और Q2 इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो कितना है इस सिस्टम में? एक। तो Q2 हर बार क्या रहेगी? 1 सिंगल। Q2 फिक्स है और Q1 बदलेगा। अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो 1 प्रोटॉन, अगर आपने He+ लिया तो 2 प्रोटॉन। तो यहां पे Q2 क्या है? Q1 क्या है? P। यहां Q1 क्या है? 2P। 2P को क्या लिख सकते हो? 2E। यहां पर Q1 क्या है? 3P। 3P को क्या लिख सकते हो? 3। यहां पर Q1 क्या है? 4P। 4P को क्या लिख सकते हो? तो अगर एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर Z है, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ZP। ZP को क्या लिख सकते हो? ZE। ये तो रदरफोर्ड मॉडल में भी किया था। क्या आया समझ में सभी को ऑनलाइन? सर अरे बाकी लोग बोलो जरा। यस सर। सेजल, सर पार्ट मिस हो गया। अच्छा ठीक है, वो वीडियो रहेगी, देख लेना एक बार बेटा 5 मिनट, ठीक है? दिव्या तुम्हें आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। तो 2 ही चीजें यूज करनी है बोर मॉडल में। बस इसके कॉन्सेप्ट को सही से समझ जाओ। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को सही से समझ जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स दांव पेच बहुत खेलेगा, लेकिन इसी 2 के इर्द गिर्द सब चीजें घूमनी है। इसी में अब एडवांस्ड भी बनाया जा सकता है, इसी में नीट भी बनाया जा सकते हैं, इसी में मेंस भी बनाया जा सकते हैं। दांव खेलना है। एक चीज सर्कुलर मोशन की बेसिक थियरी है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r काउंटर बैलेंस करेगा, और दूसरी चीज बोर ने दी है, जिसमें आप कुछ सोच ही नहीं सकते, mvr = nh/2 पर। अब इसी 2 की मदद से सब कुछ होगा। जैसे देखो, मैं इसी की मदद से बोल रहा, ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जेई मेन नीट। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जेई मेन और नीट। काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। r कैंसिल कर दिया, mv² इज दिस, काइनेटिक एनर्जी इज दिस डिवाइडेड बाय 2। r एक स्क्वायर हट के। नहीं आया समझ में? तो बहुत कुछ इसमें है। जैसे देखो, अब नई चीज मैं बोलता हूं, अब मैं इसी को एडवांस लेवल में ले जाके स्विच करता हूं। मैंने बोला कि देखो एडवांस लेवल में ऐसे ले जाके चल रहा हूं, ध्यान नहीं देना रे नीट वाला लोग, क्योंकि 2 भी दोगे तो कुछ आएगा नहीं। मान लो मैंने बोला लेट, ऐसा बोल दिया, ठीक है? बोल दिया ऐसा लेट। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की जो सिस्टम है प्लस माइनस के बीच, r डिस्टेंस से जो सेपरेटेड है, मैंने बोल दिया इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है -k/r³। -k/r³। r² कर दे रहा हूं, ऐसा लगा दिया। अब मैं आपको ऐसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं आपसे कोई चीज का कैलकुलेशन पूछता हूं, मैं बोलता हूं बताओ स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ऐसा बोल दिया लेट। अब मैं पूछ रहा हूं देन हाइड्रोजन एटम में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंशिएट करके, हाँ वेरी गुड। अब क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्स का फॉर्मूला बदल देना पड़ेगा। mvr = nh/2 पर है, और सेंट्रीपिटल बराबर mv²/r है, तो सब में तो v है ही है। अब v की वैल्यू निकालनी है, v का फॉर्मूला बनाना है। तो दिक्कत क्या है, इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि जब आपका पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स है, फोर्स कैसे आता है? कूलम्बिक। F कूलम्बिक कैसे आएगा? पढ़ाया था, कैसे आएगा? du/dr। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करके? डिफरेंशिएट करके। तो अब मेरा जो फोर्स कूलम्बिक होगा वो Q1 Q2/r² नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो r³ हो जाएगी। r³ हो जाएगी ना। तो फोर्स का बेसिकली इसने क्यों दिया? ताकि फोर्स का फॉर्मूला समझ सको कि बदल गया। तो अब ये बाय का r³ हो जाएगी, और अब ये F कूलम्बिक है, इसको किससे इक्वेट करोगे? तो सर्कुलर मोशन से। अब जो आप निकालोगे v, वो v जो निकालोगे v² है ना, तो अब वहां पर v² क्या हो जाएगा? r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
बोलो, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, R की। क्या पिछले वाले में ऐसे था, नहीं था, तो अब हमारी नई चीज, नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये एडवांस्ड लेवल हो गया, इसको इस दिशा में ले जा सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, आपका IQ यूज करके वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो मैं बाद में देखूंगा। बाकी जो भी लोग हैं उनके लिए पहले हम लोग नीट और मेंस के हिसाब से चीजों को समझते हैं। तो दो थियरी है बेसिक, क्या क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाई mv स्क्वायर बाई r, और दूसरी चीज एंगुलर ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज दिस, mvr इक्वल्स टू nh/2। अगली क्लास में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, थैंक यू।